अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ख़तरे में आ गई है। उस पे जाने से पहले एक छोटी सी खबर शेयर करूंगा कि कल है ना, फ्रांस में एक क्रिसमस मार्केट पे एक आदमी ने गाड़ी घुसा दी और उसमें 19 लोग ज़ख्मी हुए। कुछ ने कहा कि 10 मारे गए। कई खबरों मैंने इस न्यूज़ को कंफर्म, क्योंकि मैं कंफर्म किए बगैर कोई न्यूज़ आपके सामने नहीं लाता। मैंने इस न्यूज़ को कंफर्म करने की बहुत कोशिश की कि कौन था, क्या था। तो कुछ ने कहा है कि नहीं नहीं, मरे वरे कोई नहीं है, 19 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये आई है कि ये कोई ड्रंक आदमी था और शायद लोकल फ्रेंच ही था, और उसने किसी ख़ास उसके लिए नहीं, उसके कंट्रोल से गाड़ी बाहर हो गई तो घुस गई। डाउट्स बहुत हैं, लेकिन ये है कि क्रिसमस मार्केट इसी तरह ख़तरे में रहती हैं हर साल। अब क्रिसमस पूरे यूरोप में इतनी ख़तरे में रहती है, जिस तरह भारत में हिंदुओं के जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें जो पत्थरबाजी और ये होती है, तो ये एक कम्युनिटी यहाँ पे रहने नहीं देती चैन से। लेकिन मेरा आज का जो ये प्रोग्राम है वो है यूरोपियन यूनियन पे। देखें, According to the Council of Europe in 2024, almost 50% of inmates in German prisons were foreign nationals or migrants. In Austria, the number was 53% of the people in prisons were from places that weren't from where they are now. In Greece, the number was 54%, and in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did, they repaid kindness with crime, it's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने आपके सामने रखा कि यूरोप है ना, वो अब तबाही के रास्ते पे जा रहा है। और एलन मस्क की जो ट्विटर है, एक्स, इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का जुर्माना लगाया है यूरोपियन कमीशन ने। तो उस पर काफ़ी ले दे हुई है, और एलन मस्क खुल के अब सामने आके कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन को अब अबोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो हैं इनकी अपनी सॉवरेंटी ख़त्म हो गई है। वैसे एक मैं बात बताऊं आपको कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, हॉलैंड, बेल्जियम, ये इटाली, ये सब कॉलोनियल पावर्स थी। और ये दुनिया में एक वक्त था कि सिर्फ यूरोप पूरी दुनिया को रूल कर रहा था, इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब पे। लेकिन आज यूरोप की हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, इन्होंने जो पहली वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार यूरोप में हुई थी, उसकी तबाही उन्होंने देख के ये फैसला क्या कहा। और वो लड़ाइयाँ इनकी आपस की थी। जर्मनी, इटाली, स्पेन एक तरफ होते थे, दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। तो आपस की लड़ाई में ये लोग वो हो गए ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें आपस में आइंदा नहीं लड़ना। सबसे ज़्यादा होता था इशू फ्रांस और जर्मनी, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो पहले इन्होंने एक बिजनेस एग्रीमेंट फ्रांस और जर्मनी के दरमियान हुआ, और फिर इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की, जिसमें बेल्जियम, हॉलैंड और लक्समबर्ग को डाला। और फिर एक यूरोपियन यूनियन का एक ढांचा बनाया गया, जिसमें स्पेन भी आया, पोर्टुगल भी आया, इटली भी आया, और यूके आया, आयरलैंड आया। और आस्ते आस्ते ये बढ़ता गया। 12 सितारे थे जब मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में जाना शुरू किया था मिड 90s में। तो 12 कंट्रीज़ थे और 12 सितारे यूरोपियन यूनियन के झंडे में होते थे। फिर 4 कंट्री बड़े थे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, और इस तरह 4 कंट्री बड़े थे। तो मैंने वहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक दिन मैं बैठा, उनके साथ लंच कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि अब क्या सितारे बढ़ाओगे? तो इन्होंने कहा इतने झंडे प्रिंट हो चुके हैं, इतनी बुकलेट्स और कार्ड्स और पोस्टर्स, और कि अब हम ये तो बढ़ता जाएगा यूरोपियन यूनियन, तो हम उसके स्टार्स नहीं बढ़ाएंगे। और आज मेरा ख्याल है ब्रेग्जिट के बाद 27 हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़।
28 थे तो यूके निकल गया तो 27 हैं। देखें, यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे नीचे है यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो अपने अपने, जैसे कंस्टिट्यूंसी होती है वैसे इनकी कंस्टिट्यूंसीज हैं, बड़ी कंस्टिट्यूंसीज हैं। उसमें फ्रांस से, बेल्जियम से पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी सीटें होती हैं। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जर्मनी की सीटें हैं शायद। उस वक्त 99 की बात करें तो मेरा ख्याल है 99 सीटें थी जर्मनी की, 80 सीटें थी फ्रांस की, यूके की, और इस तरह उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें होती थी। और आज 27 कंट्रीज़ की पता नहीं कितनी सीटें, 1000 के करीब सीटें हैं। वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग इलेक्ट होते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और यूरोपियन पार्लियामेंट है ना, वो लेजिस्लेशन करती है, कानून बनाती है यूरोपियन यूनियन के हवाले से। वो कानून बना के वो भेजती है यूरोपियन कमीशन को। यूरोपियन कमीशन है ना, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं होता, वो ब्यूरोक्रेसी है और उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स अगेन पॉपुलेशन वाइज मुख्तलिफ कंट्रीज नॉमिनेट करती है, जिसकी चेयरमैन ये अर्सला है। और यूरोपियन कमीशन से ऊपर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये 27 कंट्रीज के मिनिस्टर्स आखिरी में सबसे ऊपर फैसले करते हैं, मतलब फाइनल फैसले वहाँ से आता है। यानी यूरोपियन पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास होता है, यूरोपियन कमीशन जाता है, वो इसको ब्यूरोक्रेटिक, जैसे हमारे यहाँ बाबू होते हैं वैसे ये बाबू उसका चूना पानी करते हैं। इवन यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जो रेजोल्यूशन जाना होता है वो ज़्यादातर यूरोपियन कमीशन ही इनको, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, बाबू हैं जो, वो भेजते हैं। और फिर यूरोपियन कमीशन से फाइनली, मतलब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन हो गया, फिर यूरोपियन कमीशन आया, फिर यूरोपियन कमीशन से उसको ठीक ठाक करके नोक पोक बना के फिर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भेजाता है। तो अब अगर एक मिसाल है फॉरेन अफेयर्स का कोई इशू है तो वो 27 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक मीटिंग होगी और उसमें वो रखा जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो इन 27 कंट्रीज़ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, फाइनेंस का मसला है तो इस तरह ये फैसले होते हैं। इससे क्या हुआ है कि जैसे यूके में कहा गया कि भाई हमारी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है, हमें उनके फैसले मानने पड़ते हैं, हम बाहर जा रहे हैं। इस तरह अब यूरोप में काफ़ी ज़्यादा वो रेजेंटमेंट आ रहा है। ख़ास तौर पे ये जो अनइलेक्टेड यूरोपियन कमीशन है ना, जो बाबुओं का, उसकी चौधराहट बहुत बढ़ गई है। अब ये अर्सला है जो, ये अर्सला ने अभी जैसे इसने एक जगह स्पीच की तो उसमें कहा कि देखें, हमारे यहाँ सब कहते हैं कि यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। आप हर तरह से आज़ाद हैं, आपको पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसी वक्त उसी जलसे में पुलिस एक आदमी को इसलिए गिरफ्तार करके ले गई थी कि वो प्रोटेस्ट कर रहा था अर्सला के खिलाफ। और ये अर्सला ने ही एक्स के ऊपर जुर्माना लगाया है एलन मस्क के ऊपर। और ये अर्सला ही है जो बढ़ बढ़ के यूरोप के फंड जाके यूक्रेन में दे रही है। यूक्रेन की वार को बढ़ावा देने में ये अर्सला, इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। अब जो एक्स के ऊपर जुर्माना हुआ उस पर इटाली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन में अब बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है। मैं करप्शन पे आपको आगे बताता हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। इसने कहा कि डेमोक्रेसी जो यूरोप की है ना, उसके लिए एलन मस्क खतरा नहीं है, जॉर्ज सोरोस खतरा है। आपको एलन मस्क के एक्स पे कोई आपके खिलाफ बात होती है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में या पॉलिसीज में इंटरफियरेंस नहीं है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स और पॉलिसीज में इंटरफियरेंस है जब आपको जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी बिलियंस ऑफ डॉलर फेंकता है और लगाता है। बेल्जियम या इटाली की प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं कि बेल्जियम, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का पूरा हेड ऑफिस है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी उधर है, यूरोपियन कमीशन का हेड ऑफिस भी उधर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी उधर होती है। तो इसने कहा कि बेल्जियम
दूसरा सबसे करप्ट इलाका है यूरोपियन यूनियन का ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के बाद। अजीज दोस्तों, बात करें करप्शन की तो देखें, यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी की चीफ थी फेडेरिका मोगेरिनी। यूरोपियन कमीशन की सीनियर ऑफिशियल स्टीफानो स्टानियो, ये बेल्जियम में गिरफ्तार हुए हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि इन्होंने यूरोपियन यूनियन के फंड्स का मिसयूज़ किया है। 2015 में ईरान के साथ जो डील हुई थी उसमें ये आगे आगे थी और काफ़ी माल बनाया था। इसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन करप्शन में डूब गई है। यूरोपियन कमिश्नर्स जो हैं वो उनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं और इस तरह कई ऐसे चीज़ें लग रही हैं। अजीज़ दोस्तों, देखें, मसला ये है कि मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में एक्सटेंसिवली काम किया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में मैं जाता था, मतलब मैं लेटर लिखता था। उस ज़माने में ईमेल वगैरह नहीं थी। 94-95 में नई नई ईमेल आई थी, लेकिन इतना वो नहीं था, फैक्स चलता था। मेरे पास यूरोपियन पार्लियामेंट के सारे मेंबरान के फैक्स नंबर थे। मैं उनको फैक्स करता था अपॉइंटमेंट के लिए, वो मुझे अपॉइंटमेंट देते थे, मैं जाता था यूरोपियन पार्लियामेंट। कभी ऐसा भी हुआ है कि 9-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अलग अलग मीटिंग होती थी, तो मैं सुबह जैसे 10 बजे पहुंच गया उधर, तो सबसे आधा घंटा मीटिंग करके आधा घंटा लंच टाइम में यूरोपियन पार्लियामेंट के ही कैफेटेरिया में लंच करता था और फिर शाम तक उधर ही होता था। और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप सोचें, जिसमें 1000 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनके स्टाफ होंगे, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 2-3 स्टाफ हैं, कितने ऑफिसेज होंगे, एक भूल भुलैया और पूरा। मैं इसका इतना एक्सपर्ट था कि 97 में MQM ने एक सेनेटर इश्तियाक अजहर और सिंध असेंबली के मेंबर काजी खालिद को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट हमने चलाई थी यूरोपियन पार्लियामेंट में, उसके लिए भेजा था। तो मैं इनको लेके यूरोपियन पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मेंबरों से मिलने के लिए, कभी इस बिल्डिंग में जा रहे हैं, कभी इसमें, अंदर ही राहदारियाँ बनी हुई थी, टनलें बनी हुई थी, लेके जा रहा था। तो इन्होंने वापस जब लंदन पहुँचे ना, तो अल्ताफ़ भाई को कहते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा था कि आरिफ भाई खुद यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो इस हद तक मैंने वहाँ पे काम किया है और मैंने देखा है वहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ग्रुप है, जिसको कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चलाते हैं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर है, जिसको कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चलाते हैं। ये ISI के बैक्ड ग्रुप्स हैं। अब इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है कि एक मिसाल है कि एक ऑस्ट्रिया का या पोर्टुगल का या स्पेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको कख भी नहीं पता कि क्या इशू है कश्मीर का या पाकिस्तान का, इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर नामी ग्रुप बनाए हुए हैं। गाहे बगाए वहाँ पे स्पीचें करते हैं, कश्मीर की पेंटिंगों की और उसकी एग्जीबिशन लगाते हैं, बुक एग्जीबिशन लगाते हैं, साल में 5-6 प्रोग्राम करते हैं। जब मैं जा रहा था ना यूरोपियन पार्लियामेंट, उस वक्त तक कोई पाकिस्तानी वहाँ नहीं जाता था। जब मेरा काम वहाँ पे इतना बढ़ता हुआ उन्होंने देखा, तो ISI को नज़र आया कि अरे यहाँ तो, लेकिन ये है कि आपके पास जब इशू नहीं होगा ना, तो फिर आपको पैसा फेंकना पड़ेगा। हमारे पास तो इशू था, हमारे तो लोग मर रहे थे, कराची में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, तो मैं तो इशू की बेस पे जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने पैसा फेंका और कई करप्ट यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ मिलकर इन्होंने एक इंडिया के खिलाफ पूरी मूवमेंट चलाई है। तो बहुत करप्ट है। अब जैसे ये एक हैं अपना एलन मस्क ने जो कहा कि एबॉलिश यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपियन यूनियन, तो उस पर इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी, उस पर अर्सला ने काफ़ी एतराज़ किया ना, तो उसको जवाब में फिर इन्होंने एक स्पीच की और इन्होंने कहा कि मैडम वान दर वुन, हम तुम्हारे से और कुछ नहीं मांगते, तुमने हम सबको डिसअपॉइंट किया है, हम तुमने एनर्जी क्राइसिस लाई, तुम यहाँ पे बहुत चीज़ें गलत पॉलिसीज़ लाई हैं, और अब तुम पे कोई सवाल करता है तो उस पर तुम जुर्माने ठोकती हो। तो ये है कि हम समझते हैं कि अब और कुछ हमें तुमसे नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे रेजिग्नेशन के, तुम अब रिज़ाइन करो।
hundreds of billions of डॉलर तुम इधर उधर खर्च कर रही हो, और ये है कि तुम्हारे हाथ में सारा कुछ है। फार्मास्यूटिकल का तुमने बेड़ा गर्क किया है, यूरोप में कानून का तुमने बेड़ा गर्क किया है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे क्राइम है, सब कुछ है। और जब ट्रम्प इस पर कोई बात करता है तो तुम एंटी ट्रम्प हो जाती हो, तुम उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देती हो। तो ये है कि अजीज़ दोस्तों, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बैठे थे, उन्होंने भी इस पे बताया कि हम हंगरी में इलीगल माइग्रेंट्स नहीं लेते, तो यूरोपियन यूनियन हमें मजबूर करता है, और जब हम नहीं मानते तो हमें पर डे €1,000,000 का जुर्माना ठोकते हैं। यही पोलैंड के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट यूरोप वालों के मुल्क में क्रिसमस मार्केटें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, सेफ है, वहाँ पे क्राइम नहीं, वहाँ पे लड़कियों का रेप नहीं हो रहा। रेप तो दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रूमिंग गैंग और चीज़ें चल रही हैं वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इंग्लैंड का भी ब्रेग्जिट करने का मेन मकसद ये था कि भाई हर चीज़ में हमें यूरोपियन यूनियन मजबूर करता था, और एंड पे यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, यूरोपियन कोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, हर चीज़ फिर वहाँ जाती है। एक माइग्रेंट है, उसने रेप किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, जब उसको डिपोर्ट करने की बात आती है वो जाके केस कर देता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, वो रोक देती है इनका डिपोर्टेशन। तो इंग्लैंड ने कहा तंग आ गए भाई, हम निकल रहे हैं तुम लोगों से। अब कई कंट्रीज सोच रहे हैं, और फ्यूचर ऑफ यूरोपियन यूनियन है ना, वो काफ़ी खतरे में है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग Europe with people from all over the world, and Europe is becoming a different place. And I tell the leaders all the time, you better stop or you're not going to have Europe anymore. It's a very dangerous thing they're doing. Please, may I have a reflection on that? So, on migration issue, just for clarification, in Hungary, the number of illegal migration is like that, zero, because we have a crystal clear system. If somebody would like to come to Hungary, first he should ask for that. If he gives the permission, they can step in. Nobody can step on the territory of Hungary without having a permission from the Hungarian authorities. This is the regulation, simple while working. What is the consequence of that? We are under sanctions, financial sanctions of European Union, because we don't let the illegal migrations to come to Hungary and to the European Union as well. So we have to pay, just to inform you, we have to pay every day €1,000,000 as a punishment to the Brazilian budget, because we stopped the migrants. This is